आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। आज एक खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट महमूद प्राचा, जो कि मुल्क में एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह से काम भी कर रहे हैं और आज बेंगलुरु में मौजूद हैं। खुसूसन ईवीएम के मुद्दे को लेकर के इन्होंने मुल्क में एक आंदोलन शुरू कर रखा है। खास करके नॉर्थ इंडिया में बड़े बड़े आंदोलन हमें देखने को मिले हैं और इनके बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए हैं पब्लिक के साथ, और जो सोशल वर्कर्स इलाके के एतबार से होते हैं उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी दिलचस्पी से मुजाहरा करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या इस मुल्क के कानून की पासदारी करते हुए यहाँ के जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ तक भी इनकी जो काम की जो सराहना जो है और इसका नतीजा हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले महमूद प्राचा साहब, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मुल्क के जैसे जो हालात हुए हैं, सबसे पहले ईवीएम से ही शुरू करते हैं। आपने जो आंदोलन शुरू कर रखा है, लोगों में जो है ईवीएम के ताल्लुक से दिलचस्पी तो है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन के हद तक। उसके बाद किस तरीके से लोग आगे आए और ईवीएम के मुद्दे को जो है एक नेशनल इशू और अपने हुकूक की जो मांग करते हुए किस तरीके से उसको काम में ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि ईवीएम का जो इशू है वो संविधान बचाने के लिए सबसे अहम, सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो अपने वोट का हक बचाना। यानी कि जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को आपने वोट दिया है वो उसी पार्टी की झोली में जाए और वो उसके लिए काउंट हो। अगर ये चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, लोगों से डरना ही बंद कर देगा। लोगों की ज़रूरत ही उसकी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ दिखावा करने के लिए लोगों के लिए वो बात भी करेंगे या धोखा देने के लिए लोगों से बात करेंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे या वो करेंगे। जब इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला ही कोई दूसरा हो जाएगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अगर संविधान बचाने की कोई बात करता है तो वो किताब से नहीं, दिखा के नहीं हो बचेगा। सबसे पहले वोट का अधिकार बचाना पड़ेगा लोगों का, और वोट का अधिकार बचाने के लिए पेपर बैलेट से चुनाव शुरू कराने पड़ेंगे। ईवीएम में धोखा ही धोखा है। जो लोग ये समझते हैं कि चुनाव के टाइम पे ही इसकी बात होनी चाहिए, तो हम लोगों ने तो मुसलसल कार्रवाई जारी रखी है। ये आंदोलन भी जारी है और उसका रंग भी नज़र आ रहा है अब सामने। मगर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके वोट ही तो हैं जो आपको, कोई भी एमपी एमएलए या सरकारी अफसर भी आपके लिए कुछ भी काम करने की मंशा भी जाहिर करता है। अगर आपका वोट ही नहीं होगा तो आपसे बात भी नहीं करेंगे लोग। तो ये आपको अगर पासपोर्ट बनवाना है तो आपको वोट का इस्तेमाल ठीक से करना है। आपको अपने सड़क, नाली, खड़ंजे ये सब बनवाने हैं। आपको बिजली टाइम पे चाहिए, आपको वेलफेयर फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको स्कूल, कॉलेज, अस्पताल चाहिए। तो पहले आप अपनी जो आपकी सबसे बड़ी तरीका है, हथियार है, औजार है, आपकी ताकत है, वो तो वोट है ना। उसको आपने गंवा दिया तो आपकी तो कीड़े मकोड़े से ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। तो इसके अलावा भी ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है अलग अलग कानून ला करके। अभी वक्फ के ताल्लुक से बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में, फिर जेपीसी बनाया गया और जेपीसी में 2 दिन पहले की खबर है कि सिर्फ 14 जो अमेंडमेंट्स हैं उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, 44 को कैंसिल किया है। जो अपोजिशन की जो जेपीसी में मेंबरान थे उन्होंने, लेकिन इन तमाम उसूलों को देखा जाए तो वक्फ बिल जो है कहीं ना कहीं जो अब एनडीए चाह रही थी वो कामयाब होती नजर आ रही है। तो जेपीसी का मकसद क्या रह गया? देखिए, ये लोग तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए जो मेरे खास तौर पे और हम लोगों के ग्रुप के मना करने के बावजूद भी जेपीसी की मीटिंग्स में जा रहे थे। हम लोगों ने तो साफ तौर पे, हम यहाँ हुबली में आए थे, तभी हमने मना किया था कि यहाँ जाने से अपना टाइम वेस्ट होगा, बल्कि आप आरएसएस और बीजेपी की मदद ही करोगे। अब उनको एक लेजिटिमेसी तो मिली है ना कि हाँ, इतने सारे मेंबर्स थे, हमने बातचीत की है और हमने फिर उसके सबसे बात करके ये कानून में तब्दीली लाई है। अगर ना जाते, उसके अलावा दूसरा उसका कोई रास्ता सोचते तो बेहतर रहता। अब ये कहना कि, ये मैं सरासर गलत मानता हूँ बात कि आरएसएस और बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बना रही है या उनके खिलाफ ही कोई काम कर रही है। मुसलमानों से भी ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी काम कर रही है। ये मेरा मानना है और मैं इसके सबूत भी देता रहा हूँ। अब ये वक्फ का जो बिल भी है,
उससे पहले पेसा एक्ट आया था ट्राइबल्स की जमीन को बचाने का, लेकिन जो बिल वो लाए इसी शक्ल दिखाने के लिए, तो यही था उसका मकसद कि हम ट्राइबल्स की जमीन बचाएंगे। लेकिन जो उसका अमल हो रहा है वो ट्राइबल्स की जमीन अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे बेईमान जो उद्योगपति अपने आप को कहते हैं, उनके जरिए उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। उसी तरीके से जितने भी SC/ST एक्ट है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसका सुप्रीम कोर्ट तक ने कई सारी जजमेंट लाके कानूनी डायलूट कर दिया। तो असली बात क्या है कि इसको मुस्लिम चश्मे से देख के हम लोग अपना नुकसान ही करेंगे। हमने पहले दिन से भी ये तजवीज़ की थी और हमने हुबली में भी और उससे पहले भी अपने 16 पॉइंट अनाउंस किए थे कि जो उम्मीद नाम जो रख रहे हैं वो हमें तस्लीम है, क्योंकि वो वक्त की मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट और उसमें करप्शन करने के लिए नाम लगता है, अच्छा नाम है। उसके अलावा हमें कोई भी इनकी तजवीज़ मंजूर नहीं है, क्योंकि वो नाम के ही खिलाफ जाती है। और 16 निकाती पॉइंट हमने बताए थे कि कोई भी वक्फ एक्ट आज बने या कल बने, उसमें ये 16 पॉइंट ऐसे हैं जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए था। और उसके बाद भी अभी हमने हैदराबाद में मीटिंग की थी, उसमें ये हमने गुजारिश की है कि पूरे मुल्क के जो दानिशमंद हैं वो इन 16 पॉइंट्स को और मजबूत बनाने के लिए या इनके अलावा भी अगर कोई पॉइंट्स रखने हैं तो वो उस पर बैठ के हम एक पूरा वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि ये ना सिर्फ वक्फ एक्ट के लिए बल्कि जितनी भी माइनॉरिटी हैं उनके जो रिलीजियस एंडाउमेंट्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए जो फाइनेंशियल इंतजाम हैं, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ का ख़ास तौर पे एक जैसा कानून मुस्लिम्स के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और बौद्ध कम्युनिटी के लिए आना चाहिए। अगर जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी इसको अच्छा पाते, अगर इसको अडॉप्ट करना चाहें तो वो भी वेलकम। इसमें सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? एक तो जो वक्फ की ज़मीनों की चोरी करेगा उसको उम्र कैद तक की सज़ा होगी। सारी वक्फ की प्रोसीडिंग्स जो है वो वीडियोग्राफ होंगी, ताकि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है कहने के बाद उस पे सबूत आए और उसकी वेबसाइट पे अपलोड भी किया जाएगा। सारी जो लाइव होंगी, एक तो लाइव स्ट्रीम होंगी, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। उसके अलावा जो भी मेंबर्स जो हैं इसके वक्फ बोर्ड के और वक्फ सेंट्रल काउंसिल के, वक्फ की जो सेंट्रल काउंसिल है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होती है, बाय इलेक्शन होगी। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही इलेक्शन से करेंगे और उसकी राइट टू रिकॉल भी होगा कि अगर कोई मेंबर किसी भी तरीके से जीत के आ गया तो 5 साल तक नहीं रहेगा। अगर कोई बेईमानी करेगा तो कुछ सिग्नेचर्स करके उसको रिकॉल भी किया जा सकता है। ये तो अब भी जारी है, अलग अलग जो स्टेट्स का जो नहीं, ये जारी नहीं है। इलेक्ट होके कहीं वक्फ बोर्ड में सिर्फ SGPC का सिखों की कम्युनिटी के लिए जो उनकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसमें सिर्फ लागू है, कहीं भी इलेक्टेड लोग नहीं आते हैं। वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक सिस्टम है जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, जैसे वो जितने भी बार काउंसिल के मेंबर्स जीत के आएंगे वो आपस में वोट करेंगे। जैसे अगर कर्नाटक में मुझे याद नहीं है कितने मुस्लिम MLAs हैं, तो वो मुस्लिम MLAs आपस में चुनाव करेंगे अपने एक या दो मेंबर्स का, तो वो और उसके बाद वो सारे मेंबर्स मिलके चेयरमैन का चुनाव करेंगे। मैं डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि सारे मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं 18 साल से ज्यादा के जो भी हैं वो मेंबर्स चुनेंगे अलग अलग कैटेगरी। पूरा इलेक्शन के प्रोसेस के साथ ही वक्फ के जैसे SGPC के लिए होता है, सिखों के लिए ये प्रोविजन है। तो इस तरह के और एक इंटरैक्टिव मैप जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को दिन रात मतलब निगरानी कर सकता है। लाइव लोकेशन जो होती है, लाइव बिल्डिंग या लाइव कोई प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं इंटरैक्टिव मैप के जरिए जाकर। ये सारे प्रावधान हमने रखे हैं। अब देखिए इसकी कौन मुखालफत करता है और कौन सपोर्ट करता है, लेकिन ये होगा जब हम दूसरी अक़लियतों को साथ लेके और ख़ास तौर पे शेड्यूल ट्राइब और OBC को साथ लेके इस तरह की एजिटेशन लॉन्च करेंगे। उसके लिए हमने अपनी कार्रवाई जारी कर रखी है। अब हम ये चाहते हैं कि पहले तो हम इनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं, जो दूसरे लोग हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए ये QR कोड करा के, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे थे ये बोल रहे थे हमने नीतीश कुमार जी से बात कर ली, हमने चंद्रबाबू नायडू जी से बात कर ली, रामविलास पासवान से बात कर ली। तो पहले तो हमारी बेस्ट विशेस, अल्लाह करे उनको कामयाबी मिले। अगर ये सब लोग फेल हो जाते हैं और अपने जितना भी इन्होंने चंदा इकट्ठा किया और फेल हो जाते हैं उसमें, तो हम लोगों की स्ट्रैटेजी तो तैयार है। हम लोग ये बिल पास हो या नहीं हो,
सारी वीकर सेक्शंस को मिलकर आंदोलन होगा ताकि सभी के लिए एक अच्छा मॉडल एक्ट आ सके। आज ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, तमाम उलमा, तमाम जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो है नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल दी है। तो क्या लगता है कि जेपीसी जिस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, तो इन तमाम आंदोलन का जो नेशनल वाइड प्रोटेस्ट होने वाला है उसका कुछ नतीजा निकलेगा? देखिए, अगर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से प्रोटेस्ट करा रहे हैं तो आरएसएस ने ऑब्वियसली पैसे दिए ही होंगे ये काम करने के लिए। लेकिन जैसे सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट था, हमने सारे शेड्यूल कास्ट समाज को, सारे शेड्यूल ट्राइब समाज को, बाकी अकलियतों को भी और ओबीसी को ये समझाया कि ये सीए एनआरसी दिखाने के लिए तो मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है, हमला ये हमसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर है। तभी तो दंगे कराने पड़े अमित शाह जी को, हमले कराने पड़े इसको आंदोलन को खत्म करने के लिए। अगर ये सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन रहता, जैसा कि ज्यादातर लोग बोल रहे थे, तो अमित शाह जी तो बड़े खुश हो रहे थे। तो ये अगर आरएसएस स्पॉन्सर्ड है तो फिर ये एजिटेशन करेंगे ही। और आज तक जितने इन्होंने एजिटेशन किए उसमें किसी में तो ये नाकामयाब हुए ही नहीं है आज तक। ना बाबरी मस्जिद इन्होंने जीत ही लिया है केस, अरशद मंदी साहब तो कहते हैं बाबरी मस्जिद का केस हम जीत गए, ये तो सारे केस जीतते ही आए ना। तो इनको मुबारक, अगर ये सब कामयाब हो गए तो हम सब लोग इनकी जय जयकार करेंगे, फेल हो गए तो नाचीज तो है ही, हम अपना पैरेलल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन लोगों को बिल्कुल भी जब तक इन्वॉल्व रखा जाएगा इस तरीके के मिली मसाइल में, खास तौर पे ये 200-250 जो उलमाए सू हैं, तब तक हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। ये लोग आरएसएस के एजेंट हैं, साफ तौर पे एजेंट हैं, मेरे पास सब सबूत हैं। ये उनके इशारे पे ही सारे काम करते हैं, हर केस हारने के लिए लड़ते हैं, हर काम ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए ही करते हैं। एक आखिरी सवाल प्राचा साहब, जिस तरीके से यूसीसी का भी जो है लगातार मुल्क में जो है खबरें आती रही हैं, अभी उत्तराखंड से खबर है कि उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है जहां पर यूसीसी लागू किया गया है। तो क्या लगता है वहां पर जो यूसीसी लागू हुआ है एक डेमो या एक ट्रायल है पूरे मुल्क में यूसीसी लागू करने का? आपको क्या लगता है? यूसीसी का तो एक कई दशकों से मेरे ख्याल से आंदोलन कर ही रहे हैं। ये जिन जिनके आप नाम ले रहे थे, सारी हमारी जितनी भी तंजीमें हैं, रुकवा ही लिया ना इन्होंने। अब जाके इनसे पूछ लो आप किसी से, कहेंगे हम तो जीत गए। ये इस तरीके की बेशर्मी का जो चोला ओढ़ने की सलाहियत आती है वो सिर्फ आरएसएस की ट्रेनिंग से आती है, और कहीं दुनिया में मनुवादी ट्रेनिंग के अलावा इस तरह की बेशर्मी कोई कर ही नहीं सकता। जैसे मोदी जी नहीं कहते मैं जनता के लिए कितना परेशान रहता हूँ, दिन रात 18 घंटे काम करता हूँ, ये सब इस तरह की ट्रेनिंग झूठ बोलने की सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के दफ्तरों में ही मिलती है। तो ये तो यूसीसी का केस तो जीत ही चुके हैं। जाके पूछे ना क्या हो गया अब तक, तुमने क्या किया, कितने माल, कितना, आप इनसे अकाउंट ही लेना शुरू कीजिए ना, कितना पैसा यूसीसी के लिए आज तक इकट्ठा किया और उसका नतीजा क्या आया। या फिर हाथ जोड़ के माफी मांगे, शर्मिंदा हो कि देखिए हमारे बस की नहीं है, हम हट रहे हैं, अब दूसरे लोग आगे आए और अपनी इन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोई और तरीका ढूंढे। हम लोग तो पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। अगर ये सच्चे हो तो कम से कम ये तो कह दें बाबरी मस्जिद बचा ली इन्होंने? नहीं बचाई ना। ट्रिपल तलाक का कानून बचा लिया इन्होंने? नहीं, आ गया ना। कोई यूसीसी तो कब से चल रहा है मुद्दा, इसके लिए तो पर्सनल लॉ बोर्ड बनी ही थी। ये तो पर्सनल लॉ बोर्ड तो सिर्फ पर्सनल लॉ के लिए बनी थी ना, जिसका मुझे भी मेंबर रखा हुआ है और मुझसे बात भी नहीं करते हैं। मुझसे जो बात नहीं करता वो आरएसएस का एजेंट होता है, ये फार्मूला सबको पता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।